हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सैम्पल पेपर जो हम 10th क्लास का कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला। इसका हम सेक्शन सी करेंगे, जिसमें हमको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और चारों क्वेश्चंस कितना मार्क्स के हैं? 4 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो टोटल मार्किंग हो जाती है 16। यानी सेक्शन सी आपका 16 मार्क्स का है, जिसमें आपको 2 केस स्टडी क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने के लिए। ओके, तो केस स्टडी क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, वो हमारे बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कहता है ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये कहता है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ अ स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये स्फेरिकल सेल है, इसका जो इंटरनल रेडाई है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और जो एक्सटर्नल रेडाई है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ओके, यहाँ से, तो इसका कितना है? 5 सेंटीमीटर है, राइट। इट इज मेल्टेड, इसको पिघलाया, एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसको पिघला कर एक नया शेप बनाया, क्या बनाया? उसको सिलेंडर बनाया, जिसका रेडियस कितना, डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। बट इसकी हमको हाइट तो नहीं दे रखी है, तो ये हमसे हाइट पूछ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और साथ ही साथ वो हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 2 सेगमेंट आपको पूछे हुए हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, इस तरीके से डायग्राम बना लेना है, और ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो एक्सटर्नल आर को हम, रेडियस को ले लेंगे कैपिटल आर, और स्मॉल आर को हम ले लेंगे इंटरनल रेडियस। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, सॉल्यूशन अपना करते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन करते वक्त आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमको दे रखी है हम उसको लिखेंगे। ओके, तो हमको क्या दिया हुआ है? हमें डायमेंशंस किसकी दी हुई है? स्फेरिकल की। सो इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस ऑफ स्फीयर, इंटरनल रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है हमें? इसको हम क्या मानेंगे? स्मॉल आर। कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है हमको 3 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको हमने मानेंगे कैपिटल आर, और ये हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया। अब हमको और क्या दे रखा है? डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमको? वो 14 सेंटीमीटर। तो हम सबको पता है कि रेडियस क्या हो जाएगा इसका? रेडियस हो जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब एक बात सुनिए मेरी ध्यान से। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी कि कैसा, कि हम एक शेप को मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों शेप को, वॉल्यूम्स जो होते हैं हमारे, दोनों शेप्स की जो वॉल्यूम्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। हो क्या जाती है? वो होती ही हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको स्फीयर से कन्वर्ट किया है सिलेंडर में, है ना। तो चीज़ तो वही है। ओके, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही, तो हमने तो कुछ मटेरियल ऐड किया ही नहीं, तो जितना मटेरियल इसमें है उसी मटेरियल को हमने मेल्ट किया और सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल सेल लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, चलिए। तो अब यहाँ पर जब भी इस तरह का एक्सटर्नल और इंटीरियर रेडियस की बात आती है, इंटरनल रेडियस की बात आती है, तो यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो जाती है। तो इसका जो उसका एरिया निकलता है वो होता है कैपिटल आर में से हम छोटी आर को माइनस करेंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे वॉल्यूम के साथ करेंगे फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है वो? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बट यहाँ पर तो हमारे पास दो दो आ रहे हैं, तो हम ये जो आर क्यूब है ये रिप्लेस हो जाएगा बड़ी वाली आर क्यूब माइनस छोटी वाली आर क्यूब। बाकी हमारा ये एज इट इज़ बना रहेगा। तो क्या है? 4/3 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू पाई
आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू डाल देते हैं, 4/3 पाई इन ब्रैकेट 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल्स टू पाई इंटू में 7 का स्क्वायर इंटू में एच, क्योंकि एच तो हमको निकालनी है। देखिए पाई से पाई हमारे यहाँ कट गया। ओके, ये हो गया 4/3 इंटू 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 3 का क्यूब होता है 27। ओके, ये हो गया 7 7 जा 49 इंटू एच। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4/3 आगे इस 125 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 98। कितना बचता है, 98 इक्वल्स टू 49 इंटू एच। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा h को हम यहीं रखते हैं। ठीक है, h को हमने अपनी इसी जगह पर रख दिया, सेम जगह पे हम 49 को इधर ले जाएंगे तो 4/3 तो है ही है, इंटू में 100 कितना था 98। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड में लगा देंगे, कितने 49। अच्छा अब देखिए 3 से तो ये कटता नहीं, ये 49 से कट जाएगा, 49 2 जा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 जा 8/3 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हो गई हमारी h की वैल्यू। लेकिन सवाल अभी हमारा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब हमसे सवाल में क्या कह रहा है, हमको निकालना है TSA। क्या निकालना है, TSA ऑफ किसका, सिलेंडर का। तो भैया TSA ऑफ जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो कर्व एरिया होता है, यानी कि 2πr, ओके, इन ब्रैकेट h प्लस आर। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ इसकी वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। चलिए, तो अब 2 इंटू पाई की वैल्यू हमसे क्या कह रहा है यूज करने के लिए, 22/7, हम वही यूज करेंगे। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखिए ना कि पाई की वैल्यू आपको क्या दी है यूज करने के लिए। ओके, हमें वही वैल्यू यूज करनी जो दे रखी होगी। यहाँ पर रेडियस किसका यूज करेंगे, सिलेंडर का। कितना है 7, हाइट कितनी आई थी 8/3 प्लस 7। ओके, ये 7 से 7 कट गया, ये कितना बचा 44 इंटू 3 7 जा 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा 29/3। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसका आंसर आएगा 1276/3। उसको पूरा डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, फिर 16 हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15 पॉइंट 3 और 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये चलता रहेगा सिलसिला। तो हम इसको डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक छोड़ देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 4 नंबर का है भाई, 4 नंबर ऐसे नहीं मिल जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12th, जो कि हमारा कुछ प्रूव करवा रहा है। चलिए देखते हैं क्या प्रूव करवा रहा है ये हमसे। ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल, सो टू द सेंटर। चलिए हमने पढ़ लिया क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि जो दो एंगल्स होते हैं टेंजेंट्स के बीच में, ठीक है ना, ये जो एंगल होते हैं टेंजेंट्स के बीच में, एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको हमने मान लिया P। ओके, ये हमने मान लिया A, ये हमने मान लिया B। ओके, और ये हमारा सेंटर तो O होता ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम पहले बना लिया है। ओके, आपको डायग्राम बनाना है, सर्कल बनाना है, उसके बाद आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि जो ये एंगल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, लेट पी ए, डायग्राम पहले बनाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो लेट हमने किया पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। और आपको ये भी पता होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के लिए, तो वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। ओके, और साथ ही साथ में क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं रेडियस के साथ। ठीक है, ये तो पता ही है। ए एंड
बी, ए एंड बी आर दी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर, टू द सेंटर। ठीक है ना, ये पी, ए और बी क्या है, ये पॉइंट हैं जो सेंटर से कांटेक्ट, जो टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है तो उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ओके, अब ओ ए किसके परपेंडिकुलर है, ओ ए पी के या पी ए के परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ओ बी भी परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, पी बी के। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो सीधी सी बात है 90 डिग्री, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो एंगल कौन सा भैया, ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी, दोनों कितने हो गए, 90 डिग्री, है ना। अब देखिए जरा, ये जरा डायग्राम को ध्यान से देखो तो क्वाड्रिलेटरल भी तो बन रहा है। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ओ ए पी बी, हम एक तरफ से चलेंगे, ओ ए पी बी। ओ ए पी बी में सारे एंगल्स को जोड़ दो भाई, ठीक है। तो हमने सारे एंगल्स को जोड़ दिया, कौन सा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल, यहाँ से शुरू किया हमने, ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाला एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी, ये कितने हैं, 90 डिग्री हैं। कितने हैं ये, 90 डिग्री। तो पहले तो आप इनको लिख लो, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं है क्योंकि हमें इन्हीं के साथ तो खेल खेलना है, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, जो अननोन एंगल्स हैं उनको एक साथ लिख लो, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180, और 360 में से हम इधर लेके आ गए, माइनस कर दिया 180, तो कितना बचेगा, 180 बचेगा, सिंपल है ना। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 180। अरे वाह, हमें यही तो चाहिए था, है ना। एंगल ए ओ बी यानी एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल और ए पी बी ये वाला एंगल दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या कहता है, दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ओके, तो अतः हैंस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 180। सो सो एंगल ए बी पी प्लस एंगल एंड, प्लस नहीं एंड, ठीक है, एंड एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट, आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट है जिसको हम और पार्ट कहते हैं, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2 का, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, 10 या 11 ऐसे कुछ है। ओके, एनसीईआरटी का बिल्कुल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो देखो देखते ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये जो है आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरू, उसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे, सिंपल से पहले डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, टी पी और टी क्यू टेंजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है तो भाई साहब ये बराबर होंगे। आप ना क्या किया कीजिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलता है, अब ये देखिए डायग्राम से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। हमें डायग्राम से ये समझ में आ रहा है कि जो टी टेंजेंट से ये दोनों बराबर हैं, पी ओ क्या है, रेडियस है, और पी क्यू ये क्या है, कॉर्ड बन गई इसके लिए, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, प्रूव डैट पी टी क्यू यानी ये एंगल बराबर है इस एंगल के ट्वाइस के, यानी कि हमें इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालना है। चलिए निकाल देते हैं, है ना। तो हमने मान लिया लेट लेट एंगल पी टी क्यू को हमने मान लिया थीटा, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया, थीटा। चलो जी,
अब थीटा मानने के बाद अब जरा इस ट्राइंग इसको देखिए, जरा पी टी क्यू को ही जरा देखिए, ट्राइंगल पी टी क्यू। देखिए ये दो साइड्स बराबर हैं, जब ये दो साइड्स बराबर होती है किसी ट्राइंगल की तो वो कौन सा होता है, आइसोसेल्स होता है। सो पी टी क्यू ट्राइंगल पी टी क्यू इज आइसोसेल्स, आइसो स्केलेस ट्राइंगल, सेल्स बोल दो स्केलेस बोल दो, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो जब आइसोस्केलेस ट्राइंगल, हमें ये पता है कि जब भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा भैया कि एंगल टी पी क्यू जो है, टी पी क्यू जो है वो एंगल आपका टी क्यू पी के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। चलिए अब जब इसमें आ गया तो बाई एंग ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है, या बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या कहती है वो हमसे ये कहती है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। तो चलिए लिख देते हैं 180। सो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू कितना होगा जी, 180 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल कौन कौन से, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, लेकिन हमें रिलेशन किसके साथ निकालना है, इसके साथ। यहाँ पे ये वाला रिलेशन निकालना है तो हम इस वाले एंगल को लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो कन्वर्ट करेंगे वो करेंगे टी पी क्यू को। सो एंगल टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल पी टी क्यू जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को सम कर दें, दो एंगल हो गए ना ये, तो टू ऑफ एंगल क्या, टी पी क्यू। ओके, क्या हो गया, टू ऑफ एंगल टी पी क्यू। अब एक मिनट यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो हमारे पास टी पी क्यू और टी क्यू पी बराबर हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे, एक जैसा लिखते हैं। हम यहाँ पर किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस पी टी क्यू कितना हमें थीटा दिया हुआ है, ओके ये होगा 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टू ऑफ एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ से हमें एंगल टी पी क्यू मिल गया कितना, 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में टू, पूरे के अपॉन में टू। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई टू, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई टू, इसको हम एक मान लेते हैं। अब सिंस, सिंस फॉर यूज करेंगे हम ठीक है, सिंस क्या, सिंस कि भैया जो ओ पी टी है, ओ पी टी एंगल ओ पी टी, ठीक है ना, ये वाला ओ, ये पी और ये टी, ये एंगल, ये देखिए ये एंगल, कलर चेंज करता हूँ जिससे मैं आपको अच्छे से हाईलाइट करा दूँ, ठीक है। ये देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल है ना, तो ये तो आपको पता है 90 डिग्री, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बन कैसे रहा है, ये इन दो छोटे छोटे एंगल्स को मिला के बन रहा है ना। चलिए इसी को हम करते हैं। ओके, तो देखिए, तो एंगल ओ टी पी कितना हो जाएगा, हमारा एंगल जो ओ टी पी होगा वो है 90 डिग्री का बराबर, कितने का बराबर, 90 डिग्री का बराबर। लेकिन ओ पी टी, ओ टी पी नहीं सॉरी, ओ पी टी जो है वो हमारे दो एंगल्स को जोड़ के बनता है, कौन कौन से, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल टी पी क्यू, है ना। अब देखिए ये किसके बराबर, 90 डिग्री के, तो ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। ओ एंगल ओ पी टी हमको ये निकालना है, प्लस एंगल टी पी क्यू कितना आ गया, 90 माइनस थीटा अपॉन टू, 90 माइनस थीटा अपॉन टू आ गया। ओके, अब एंगल इसको हम यहीं रखेंगे अपनी जगह पर, ओ पी टी को अपनी जगह पर रखेंगे, ओ पी टी नहीं, ये ओ पी क्यू आएगा, ओ पी क्यू सॉरी, ओके ये ओ पी क्यू आएगा, ओ पी टी तो हमें तोड़ दिया ना हमने ओ पी टी को दो जगह। ओके,
तो ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है, हमने 90 ये अपनी जगह पर है, माइनस किया ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, ये खल्लास मतलब कट गया। तो एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना आ गया, थीटा बाई 2। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने ऊपर थीटा किसी एंगल को माना था, किस एंगल को माना था, हमने एंगल पी टी क्यू को माना था। तो थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एंगल पी टी क्यू से, अपॉन में 2, इस 2 को जनाब को इधर ले जाओ, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू हो गया 2 ऑफ एंगल क्यू, सॉरी ओ पी क्यू। ठीक है जी, ये मैं प्रूव करना था, देख लिए, मैच कर लीजिए। एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हो गया जी, हैंस प्रूफ। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। ओके, बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको बेसिक क्या है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जो हमने रूल्स जितने भी हमने थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, उन सब का आपको ध्यान रखना है। ओके, और ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। ओके, इसीलिए इनको क्या कहा गया, केस स्टडी, यानी केस देंगे आपको, आप इन केस की स्टडी कीजिए, फिर इनके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स कीजिए। चलिए केस को स्टडी करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सीआईडी बन जाइए, केस स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म द बेसिक ऑफ नेविगेशन, जी नेविगेशन हो रहा है यहाँ पर, ये लाइट हाउस आपको दिख रहा होगा। ओके, वेदर it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on earth with the help of the satellite. GPS जो होता है वो क्या होता है, एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है जो हमारी लोकेशन को अर्थ, हमारी जो लोकेशन है अर्थ पर सैटेलाइट की मदद से हेल्प करता है लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए। ठीक है, ये हो गया। ए गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, ये देखिए ये जो टावर है 240 मीटर टावर है, इसके ऊपर गार्ड को बिठा रखा है यहाँ। ठीक है, ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, वो एक बोट को देख रहा है, यहाँ पे कोई बोट होगी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उस बोट को देख रहा है, ठीक है ना, कोई बोट होगी, अनआइडेंटिफाइड बोट है, ठीक है, वो यहाँ से देख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ से देख रहा है तो कोई ना कोई तो भैया एंगल बनेगा उसका, है ना, ऊपर से नीचे देख रहा है ना। और मैं आपको बता दूं, आपको हमने भी पढ़ा होगा, याद दिला दें कि जब भी कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो हमारा क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया तो चलिए काम करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। फिर ए क्लिनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्लाइनोमीटर या इनक्लाइनोमीटर है, वो यूज करता है वो एंगल ऑफ स्लोप को। द गार्ड यूज द क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। ये भैया 30 डिग्री का, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नीचे से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चलिए, ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर लिया गया है मुंबई हार्बर से ली गई है, ठीक है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रैवल से ली गई है पिक्चर। ओके, अब चलिए हम क्वेश्चन की बात करते, केस स्टडी कर लिया, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो केस स्टडी है ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है, गार्ड है जो 220 240 ऊंचे 240 मीटर ऊंचे टावर के ऊपर खड़ा है, और वो एक अनआइडेंटिफाइड बोर्ड देख रहा है एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है इंक्लाइनोमीटर या क्लाइनोमीटर, जिसका जो क्या बताती है, हमें एंगल बताती है, ठीक है ना, और वो एंगल कितना निकला, 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ बोर्ड देगा तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी उसकी, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेक अ लेबल्ड फिगर डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, यानी हमें इसका एक डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, लेबल्ड फिगर डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, जब हम इसका लेबल फिगर डायग्राम मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो टावर है आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप किसी को बोट, यहाँ पे कोई बोट मान लीजिए, और ये जो लाइन है आपको, ये लाइन आपको लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ से एंगल बनेगा नीचे की तरफ। ओके, ये एंगल बनेगा, ये एंगल 30 डिग्री, और इसको हम मार्क कर लेंगे बेस को,
और ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, ये जो है, और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये बराबर हो गए। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया। आप इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हो, मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बोट है, इसको ए बी पोजीशन दे दीजिए, और ये ए बी सी जो टावर की हाइट हो गई, और इधर से हमने ये ले लिया एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, पैरेलल लाइन खींच ली, और हमको ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हाइट दे रखी है 240 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट, हमें डिस्टेंस निकालने हैं। तो हमने नाम दे दिया ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल कौन कौन सा भैया, ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। ओके, तो tan कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, बी सी कितना है, 240 अपॉन ए बी, 240 अपॉन ए बी हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 240 अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 240√3 मीटर। ओके, ये हमारी आ गई क्या, डिस्टेंस आ गई बोट और टावर के बीच की। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, भैया देखिए ये टावर था, 10 मिनट के बाद ये बोट आ रही है इस डायरेक्शन में। बोट किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो 10 मिनट के बाद वो क्या देखता है, द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाई, जो ये टावर की जो डिस्टेंस है ना, बोट की और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो रिड्यूज होकर कितनी हो गई है, इज रिड्यूस्ड बाई 240 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the, उसने इतना, जैसे उसने देखा कि जो डिस्टेंस है वो इतना मीटर रिड्यूस हो गई, तो उसने तुरंत जो है अलार्म वो रेज कर दिया, अलार्म चालू कर दिया। अब वो हमसे कह रहा है कि जो नया एंगल बना, मान लीजिए 10 मिनट उसने ट्रैवल किया, इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने 10 मिनट में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो नया एंगल बना उसका, वो हमें एंगल निकालना है, वो हमें एंगल निकालना है। हम इसको मान लेते हैं थीटा, हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे करना शुरू करता हूँ इस वाले पार्ट को। सो आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद क्या होता है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ बोट इज रिड्यूस्ड, डिस्टेंस ऑफ बोट इज रिड्यूस्ड बाई 240√3 - 1 मीटर। इतना डिस्टेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ओके, अब तो डिस्टेंस एक्चुअल कितना होगा, सो डिस्टेंस ऑफ बोट, तो बोट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा फ्रॉम टावर, कितना हो जाएगा, जो हमारा टोटल था, यानी जितना हमारा ये टोटल डिस्टेंस था उसमें से इतना कम हो गया। ठीक है, टोटल कितना था हमारा ए बी, ठीक है ना, टोटल कितना था हमारा ए बी, तो ए बी में से जितना रिड्यूस हुआ है डिस्टेंस उसको माइनस कर देंगे, 240 इन ब्रैकेट √3 - 1। तो ए बी कितना आया था हमारा 240√3 माइनस 240√3, इसको हम ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 240 हो गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट था डी, तो जो डी बी हो गया, यानी डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम टावर जो है वो डी बी जो है वो आपकी इतनी आ गई। अब जब डी बी इतनी आ गई, अब हमसे वो एंगल पूछ रहा है, यानी हमें ये मिल गया, हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास ये भी है। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन डी बी। अब tan थीटा बी सी कितना है 240,
डी बी भी कितना आया 240, कैंसिल आउट होगा कितना हो गया 1। तो टेन थीटा कब होता है, टेन थीटा जो होता है वो कितने डिग्री पे 1 होता है 45 डिग्री पे। सो टेन से टेन कट गया तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री। यानी कि 10 मिनट बाद जब डिस्टेंस इतना रिड्यूस हो चुका था तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना नया वो कितना बना 45 डिग्री बना। कितना बना 45 डिग्री। ओके, ये था हमारा 13th क्वेश्चन जो कि केस स्टडी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला केस पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगला केस है पुशअप का है कुछ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पुशअप क्या करवा रहा है वो हमसे। पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। पुशअप जो होती है वो काफ़ी फास्ट और इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है हमारी बिल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए, यानी स्ट्रेंथ जो बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। देयर आर दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलिक athletics, okay, including athletics. While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arm and shoulders, support required from other muscles help in toning up the whole body। जो पुशअप होती है वो जो मेन जो उसकी प्राइमरी जो मसल्स होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है चेस्ट, आर्म और शोल्डर। जो भी पुशअप्स करते हैं उनको सबको पता होगा, ओके, बॉयज़ को तो ज़्यादातर पता ही होगा कि पुशअप करने से हमारे कौन कौन सी मसल ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया कंसेप्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्योरी हो गई एक तरीके से, आप इसको समझ लीजिए, एक थ्योरी हो गई, एक्सरसाइज की थ्योरी होगी, पुशअप की थ्योरी होगी कि पुशअप क्या है। अब यहाँ पे एक बच्चा है नितेश, नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। अच्छा जी, पुशअप चैलेंज में एक नितेश बालक है, वो क्या करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। 1 आवर में वो 3000 पुशअप्स कर सकता है। बट ही वॉन्ट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स। को 3900 पुशअप्स करने हैं इन 1 आवर, फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलर, जिसके लिए वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, हर दिन की जो प्रैक्टिस है, ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स, वो हर दिन 5 और पुशअप्स बना देता है, ठीक है, इन 1 आवर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। यानी हर दिन वो 5 5 पुशअप्स ऐड कर रहा है। इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स, इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड। यानी पहले दिन की जो प्रैक्टिस है उसमें वो 3000 पुशअप्स करता है और वो तब तक करता रहता है जब तक उसका टारगेट नहीं हो जाता पूरा, यानी टारगेट अचीव नहीं कर लेता, जब तक टारगेट अचीव हो जाता है। कीपिंग द एवर सिचुएशन इन द माइंड, इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमको ये कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए, इस केस को जानते हुए, समझते हुए हमें पता चला है कि ये एपी का क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीरीज बन रही है ना एक, तो इसमें जो एपी है बन गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। यानी कि अपने गोल को अकम्प्लिश करने से पहले उसको कितने दिन लगेंगे। चलिए कर लेते हैं। पहले सबसे पहले इसको हम एक एपी रिप्रेजेंट करते हो, तो एपी तो रिप्रेजेंट हमारे पास सीधी सीधी सी बात है, वो 3000 से स्टार्ट कर रहा है और उसके बाद हर दिन वो 5 ऐड कर रहा है। हर दिन कितने कर रहा है वो 5 ऐड कर रहा है। इस तरीके से उसकी कहानी चल रही है। तो इस सीरीज से हमें साफ पता चलता है कि जो ए की वैल्यू है वो 3000 है और जो लास्ट है वो लास्ट चलता रहता है कहाँ तक 3900 तक, ओके। और जो डी है वो है हमारा 5 और जो ए एन है यानी nth टर्म है वो कितनी है हमारे पास, वो हो गई 3900। तो हमारे पास जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन डी, इसका यूज करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या है 3900 इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस एन माइनस वन, डी कितना है भैया 5, इसको इधर ला के माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 900 इक्वल्स टू एन माइनस वन 5। और एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से, ये 900 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाता है कितना 180। कितना आ जाता है 180। तो
एन की वैल्यू कितनी आ गई 181, इतने डेज हो गए। बट वो हमसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर, देखिए बिफोर अ डे हिज गोल इज अकम्प्लिश, यानी अपने जो गोल जिस दिन उसका अकम्प्लिश्ड होगा उससे एक दिन पहले, यानी 181th डे पे तो उसका गोल अकम्प्लिश्ड हो जाएगा, यानी इस दिन तो 181वीं दिन तो ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा। लेकिन उससे पहले, टारगेट अचीव करने से पहले पहले के कितने दिन होंगे, वो होंगे हमारे 180 डेज। सो पहले का जो आंसर होगा क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, ये हम पहला ही पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे, ये इसी पूरी आप स्टेटमेंट यहाँ से लिख देंगे, पूरी स्टेटमेंट आप लिख देंगे और उसके इक्वल टू में डाल देंगे कितना, 180 डेज, क्योंकि एक दिन पहले की बात कर रहा है वो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद फाइंड द टोटल नंबर पुशअप्स ही परफॉर्म्ड, पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश, ठीक है भैया। अब उसको गोल तो उसने अचीव कर लिया, ठीक है, गोल अचीव करने के बाद अब हमें इससे ये पूछ रहा है कि उसने टोटल पुशअप्स कितनी मारे हैं, ठीक है ना, टोटल पुशअप्स कितनी लगाई हैं उसने, ठीक है। तो चलिए टोटल पुशअप्स बता देते हैं। तो सेकंड है, करते हैं। तो टोटल पुशअप्स पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें एस एन लगाना होगा क्योंकि सम करना होगा। सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस, हमें यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, यानी हम सीधा यहाँ पर लास्ट टर्म यूज कर लेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो एन अपॉन टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल, जो एल है वो ए एन को रिप्रेजेंट करता है। तो एस एन, एन कितना है 181, यहाँ पे 181 पूरा यूज करेंगे, ठीक है ना, एन की वैल्यू। सो एस 181 इक्वल्स टू 181 अपॉन टू इन ब्रैकेट 3000 प्लस 3900, ओके। इसको हम करेंगे 181 अपॉन टू इंटू, इसको ऐड कर दें तो हो जाएगा हमारा 6900, टू से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3450, और एस 181, और इस तरीके से एस 181 की जो सम आएगा आपका, ठीक है ना, क्या आएगा सम, वो आपका आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 181 को और उसको। सो एस 181 जो हो गया आपका 181 मल्टीप्लाइड बाई 3450 गिव्स द आंसर 62,000, सॉरी 6,24,440। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इतनी पुश अप्स वो कर चुका होगा अपने टारगेटेड डे तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना 10th क्लास का स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर जो हमारा इश्यू किया गया था सीबीएसई के द्वारा, उसको हमने सॉल्व कर लिया है पूरा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और एक सजेशन मान लीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ओके। और नेक्स्ट वीडियोस जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वहाँ, उनकी तरफ से प्रैक्टिस सेट रिलीज किया गया है पेपर, तो वो पेपर आप लोगों को मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ रहा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।